तो भाई स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। एंड आज हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेशन एज अ स्लाइम की मांगा का चैप्टर 124 के बारे में। एंड ये वाला चैप्टर काफी मजेदार है, तो एंड तक देखना। एंड भाई 2024 खत्म होने से पहले पहले 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स, तो करवा देना। एंड अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो प्रिंस एल्रिक था वो सबको कहता है कि या तो तुम मेरा साथ दो या तो इस मॉन्स्टर का, और फिर कहता है कि मैं प्रिंस एल्रिक ये वादा करता हूँ कि मैं इंसानियत का साथ दूंगा। और अब आगे जिस पे रिमरू कहता है कि तुमने इतनी बकवास की यहाँ पर आके, और अब तुम चाहते हो कि हम वोट करें, जिस पे एल्रिक कहता है कि क्यों नहीं, अगर हमें कुछ डिसाइड करना है तो वोटिंग ही फेयर तरीका है, मेजोरिटी जीतेगी वही होगा। एंड फिर वो कहता है कि जो भी मेरे साथ मिलकर इस डीमन लॉर्ड को हराना चाहता है वो खड़े हो जाओ, जिस पर यहाँ पे काफी काउंसलर खड़े होते हैं। तो रिमरू मन में सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो शायद से इसने, और तभी राफेल बताती है कि प्रिंस एल्रिक ने जरूर यहाँ पे काउंसलर को रिश्वत दी है। तो रिमरू कहता है कि हाँ मुझे लगा ही था, लेकिन ये एल्रिक के लिए सही होगा क्या? काउंसलर को खरीदना एक तरह से फ्रॉड ही हुआ। खैर इसका कोई प्रूफ तो नहीं है कि उसने किसी को रिश्वत दी है, जिसपे राफेल कहती है कि सोई जब अदर कंट्रीज में इंटरनल एक्टिविटीज पे नजर रख रहा था तब उसे मालूम पड़ा कि किस काउंसलर को कितनी रिश्वत दी गई है, और उसका एग्रीमेंट की कॉपी भी हमारे पास तैयार है। एंड फिलहाल कुछ टाइम बाद एल्रिक रिमरू से कहता है कि मेजोरिटी से हम जीत गए, तो तुम चाहो तो इस ब्रेसलेट को अपने आप ही पहन लो, तो हम तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे, तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम हमसे नहीं जीत सकते हो। जिस पे रिमरू कहता है कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ, तुम्हें असलियत का सामना कर लेना चाहिए। और फिलहाल हिनाटा कहती है कि एल्रिक तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? तो एल्रिक कहता है कि क्या कहा तुमने? जिस पे हिनाटा बताती है कि तुम जरा अपने चारों तरफ नजर डालो, यहाँ पे 1/3 से भी कम लोगों ने तुम्हारी तरफ वोट दिया है। इसका साफ मतलब है कि काउंसिल ने तुम्हारे अगेंस्ट वोट दिया है, और वो रिमरू की तरफ है। तो रिमरू कहता है कि अब एल्रिक को सच्चाई पता चली, उसने खुद का ही मजाक बना दिया, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? जिस पर राफेल बताती है कि जो भी लोग यहाँ पे मैनिपुलेट हो रखे थे वो अपने मैनिपुलेट से बाहर आने के बाद अपने अपने दिल से वोट दिया है। फिलहाल अब गेबन कहता है कि तुम सब लोग, पता है ना हमारी तुम्हारे साथ डील हुई थी कि तुम सब लोग हमारा सपोर्ट करोगे, और अगर तुम पलट गए तो हमारा नेशन तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जिस पर यहाँ पे काउंसिल का हेड कहता है कि 1 मिनट, डील इसका क्या मतलब है मिस्टर गेबन? जिस पे गेबन कहता है कि आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है चेयरमैन। जिस पे यहाँ पे चेयरमैन कहता है कि तो आप बताना चाहोगे कि क्या मतलब है इसका? तो गेबन कहता है कि ज्यादा बारिश के कारण दूसरे नेशन में पुल बनाना, वॉर या नेचुरल डिजास्टर के टाइम फूड सप्लाई करना जैसी डील, और कुछ नहीं। तो रिमरू यहाँ पे कहता है कि और गेबन तुमने जो पेमेंट की उसका क्या? मेरा मतलब रिश्वत का। और यहाँ पे जो भी काउंसलर प्रिंस एल्रिक के सपोर्ट में खड़े हुए थे उन्हें रिमरू स्टील थ्रेड से बांध देता है, और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बैठने की परमिशन नहीं दी। और तभी रिमरू एक बुक निकालता है और बताता है कि इसमें उन सभी लोगों के काले चिट्टे लिखे हैं जिसे गेबन ने रिश्वत दी है। यहाँ पे गेबन कहता है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तो रिमरू कहता है कि मैंने अपने साथियों को इसके ऊपर जांच करने को कहा था और उन्हें ये मिल गई थी, और मन में ही कहता है कि हालांकि ये ओरिजिनल की बस कॉपी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस पे इतनी आसानी से भरोसा कर दिया। अब फिलहाल जो यहाँ पे नाइट था उसका नाम हमें पता चलता है कि राइनर है। वो अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि बस बहुत हो गई बकवास, प्रिंस एल्रिक अब हार मानने का समय नहीं है। इस डीमन लॉर्ड को हराने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये वैसे भी रिश्वत वाली बातें कोई मायने नहीं रखेगी। जब डीमन लॉर्ड को हरा दूंगा तो ये सभी लोग लाइन पे आ जाएंगे। इस पे यहाँ पे गाबन और प्रिंस कहते हैं कि वाह राइनर, तुम ही हमारी सबसे बड़ी वेपन हो, दिखा दो इस डीमन लॉर्ड को। तो रिमरू कहता है कि तुम लोग शायद मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो, और मन में कहता है कि ये लोग रिश्वत के मामले को दबाना चाहते हैं। एंड तभी यहाँ पे जो काउंसिल का हेड होता है वो कहता है कि प्रिंस एल्रिक तुम शायद कुछ भूल रहे हो, यहाँ पे मिस बिहेवियर करने का तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देता, और फिर राइनर और गाय दोनों ही तैयार हो जाते हैं रिमरू से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे हिनाटा बीच में आती है और कहती है कि इस राइनर के बच्चे को मैं हैंडल करती हूँ, वैसे भी इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। एंड फिर वो राइनर से कहती है मैं यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं इस मिसबिहेवियर को बिल्कुल नहीं सहूंगी। इस पे राइनर कहता है कि सोच लो हिनाटा, मैं इंग्रेसिया का सबसे पावरफुल नाइट हूँ। एंड फिर यहाँ पे गाय भी कहता है कि मुझे देखना है कि मेरी ये नई होली स्वॉर्ड के आगे कोई मॉन्स्टर टिक सकता है कि नहीं। जिस पे यहाँ पे रिमरू सोच रहा होता है कि दरअसल मैं इन बेवकूफों से लड़ना नहीं चाहता, इनकी वजह से टेम्पेस्ट की रिपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड फिर रिमरू कहता है कि तुमसे तो हमारा मिलिट्री कमांडर बेनीमारू लड़ेगा। तो बेनीमारू कहता है कि मैं इतने टाइम से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूँ। लेकिन तभी बीच में सूना आती है और कहती है कि
बड़े भाई इससे मुझे फाइट करने दो, क्योंकि इसने उनकी बेइज्जती की है जिसे मैं रिस्पेक्ट और एडमायर करती हूँ। तो फिर जिस पे यहाँ पे गाय कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक कमजोर लड़की को यहाँ पे लड़ने भेज रहे हो। तो सुना कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं और लॉर्ड रिमरू की बेइज्जती नहीं सहूंगी। और अब रिमरू बताता है कि एक तरफ हिनाटा और दूसरी तरफ राइनर, और एक तरफ सुना और दूसरी तरफ गाय। फिलहाल अब रिमरू बताता है कि राइनर एक क्लास का एडवेंचरर है, लेकिन हिनाटा भी किसी से कम नहीं, वो एक थर्ड क्लास के डीमन लॉर्ड को हराने की ताकत रखती है, क्योंकि एक बार को तो उसने मेरे को भी टक्कर दी थी। और अब फाइट शुरू होती है और लिटरली यार हिनाटा राइनर को एक ही अटैक में उसकी हालत खराब कर देती है, और राइनर को रिएक्ट करने तक का भी समय नहीं मिलता। और रिमरू कहता है कि अरे भाई भगवान ना करे मेरी फाइट फिर से हिनाटा से हो। और रिमरू बताता है कि हिनाटा ने यहाँ पे अपने आर्मर का भी यूज नहीं किया और राइनर का खेल खत्म हो गया। और अब हम दूसरी तरफ सुना और गाय की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर गाय सीधा सुना पे अटैक करता है। तो बेनीमारू रिमरू से कहता है कि चीजें गलत जाने पर क्या वो लड़ाई के बीच में जा सकता है। तो रिमरू कहता है कि शायद ही तुम्हें लड़ाई के बीच में जाने की जरूरत पड़े। एंड तभी हम देखते हैं कि सुना बिना कोई एफर्ट लगाए अटैक को डॉच कर लेती है, एंड फिर वो एक अटैक में ही उसकी स्वॉर्ड को चकनाचूर कर देती है। और फिर वो कहती है कि मुझे याद है शायद से तुमने कहा था कि ये एक होली स्वॉर्ड है एंड इसके आगे कोई मॉन्स्टर नहीं टिक सकता, लेकिन अब तो ये कबाड़ बन गई है। जिसपे यहाँ पे गाय इरिटेट होता है एंड अपनी बैकअप स्वॉर्ड निकाल के सुना पे फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन वो सुना को टच तक भी नहीं कर पाता। एंड अब सुना चैंटिंग कर रही होती है। सुना चैंटिंग करते हुए अपने गॉड रिमरू को सरप्रेस कर रही होती है, जिसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा होली सर्कल बन जाता है जो कि गाय के चारों तरफ होता है। और ये सर्कल डिसइंटीग्रेशन का होता है। शायद से तुमने हिनाटा की फाइट में देखा ही होगा कि डिसइंटीग्रेशन कितना खतरनाक अटैक है। फिलहाल ये सब देख के रिमरू भी काफी ज्यादा शौक था और कहता है कि अरे भाई वो कहीं मर वर तो नहीं गया, क्योंकि ये मैजिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब हम देखते हैं कि गाय के आधे कपड़े उतर गए होते हैं, लेकिन वो जिंदा होता है। इस पे यहाँ पे सुना कहती है कि ये मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसे अभी और समझने की जरूरत है। शायद से लॉर्ड रिमरू ने सही कहा था, मुझे अभी इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड दूसरी साइड रिमरू कहता है कि मैंने सुना को यहाँ पे 4-5 दिन पहले एडलमैन के साथ होली मैजिक की प्रैक्टिस करने को बोला था, और लिटरली यार 4-5 दिन के अंदर सुना ने यहाँ पे मोस्ट पावरफुल मैजिक जो कि डिसइंटीग्रेशन है उसको सीख चुकी है, और वो भी परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ गाय के कपड़े उड़ाए ना कि उसे। और अब फाइट खत्म होती है और विन विन की सिचुएशन होती है, क्योंकि एक तरफ हिनाटा जीती होती है और दूसरी तरफ सुना। एंड अब यहाँ पे जो एल्रिक एंड गेबन होते हैं वो राइनर से कहते हैं कि आप हमारे मास्टर हो और आपने ही कहा था कि आप किसी डीमन लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल हो, और स्पेशली हिनाटा से ज्यादा ही, तो आप खड़े क्यों नहीं होते और हिनाटा से जाके फाइट करते। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर राइनर यहाँ पे अपनी पैंट गिली कर देता है, और इसका ये बिहेवियर देख के सबको मालूम पड़ जाता है कि राइनर यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। रिमरू यहाँ पे गेबन, एल्रिक और राइनर को काफी बड़ा वाला स्टूपिड भी करता है, क्योंकि ये लोग बिना कोई प्लानिंग के सीधा एक डीमन लॉर्ड से लड़ने आ गए। उनको लगा कि वो आसानी से डीमन लॉर्ड को हराएंगे और फिर अपना काम निकलवाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा उनको ही भारी पड़ गया। फिलहाल अब रिमरू कहता है कि सोई ने अपने शैडो क्लोन को काफी जगह पे लगा रखा है, ताकि उसे पता चले कि कोई बाहर से इंटरफियर तो नहीं कर रहा। एंड तभी राफेल रिमरू को बताती है कि ड्यूक म्यूसे का मर्डरर यहीं आसपास में ही है। तो रिमरू यहाँ पे अपनी एबिलिटी मैजिक सेंस का यूज करता है और मालूम पड़ता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक रेड हेयर कलर की लड़की जिसके पास पिस्टल जैसी कुछ चीज है, वो यहाँ पे एल्रिक को टारगेट बना रही है। राफेल कहती है कि वो एक पिस्टल है, और रिमरू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसकी रेंज कितनी होगी। तो यहाँ पे राफेल बताती है कि 60 मीटर उसकी यहाँ पे रेंज हो सकती है। तो रिमरू सोचता है कि भला 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे कौन ही गोली से मार सकता है, लेकिन क्या पता वो मैजिक से उसकी रेंज बढ़ा ले। एंड लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको रिमरू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ पे जो लड़की होती है वो फायर कर देती है, और जो बुलेट होती है वो 15-20 मीटर दूर जाके कहीं पे गायब हो जाती है। दरअसल वो एक ब्लैक होल में चली जाती है। राफेल बताती है कि ये एक टाइप का मैजिक है जिसमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह ब्लैक होल के थ्रू टेलीपोर्ट होती है। और रिमरू कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि स्पेटियल मूवमेंट, यानी कि स्पेस में ट्रैवल करना। इसका मतलब ये है कि मेरी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और एल्रिक खतरे में है। और तभी एल्रिक के 20 मीटर दूर पीछे एक ब्लैक होल ओपन होता है और सीधी बुलेट तेजी से उसकी तरफ जाती है, जिसपे रिमरू कहता है कि मैं उसे चाह के भी बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। तो यहाँ पे राफेल बीच में आती है और कहती है कि हम उसे ब्लेजिबत से रोक सकते हैं। तो रिमरू कहता है कि क्या सच में, बल्कि वो तो इतनी तेज है। जिसपे राफेल कहती है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में जाके ब्लेजिबम का यूज करेगी और ऑब्जर्व कर लेगी बुलेट को। एंड तभी वो ऐसा ही करती है, जिसपे यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ था। तो रिमरू सबको बताता है कि कोई रेड हेयर कलर की बंदी जो यहाँ पे एल्रिक को मारने की ट्राई कर रही थी, और सोई ऑलरेडी उसके पीछे जा चुका है। और साथ साथ में बताता है कि यहाँ पे सबके पीछे का मास्टरमाइंड गेबन और एल्रिक नहीं है, बल्कि कोई और है जो यहाँ पे इन सबको ऑर्डर दे रहा है। और अगर उनका कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो उन्हें मरवा देते हैं, जिससे वो अंडर कवर रह सके।
तो यहाँ पे सभी काउंसलर कहते हैं कि कोई तो है जो यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमरू को फंसाना चाहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई रिमरू के बगल में खड़ा हो और वो मारा जाता है तो सबका सब तो रिमरू पे ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अभी रिमरू सेफ है। फिलहाल अब हम देखते हैं कि जो गैबन होता है उसे काउंसलर के बंदे अरेस्ट कर लेते हैं और रिमरू गैबन से जाके पूछता है कि तुम ही हो ना इन सब के पीछे, जिसपे गैबन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये बल्कि एल्रिक था जिसने मुझे ये सब करने को कहा था, और जो डोमिनेशन ऑर्ब था वो भी उसी ने ही दिया था। अब ये सब सुन के रिमरू कहता है कि गैबन अभी भी झूठ बोल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो अब अपने आप को बचा नहीं सकता। लेकिन रिमरू अभी और कुछ गैबन से बात निकलवाता और तभी वहाँ पे एंट्री होती है किंगडम ऑफ इग्रेस या के किंग की, जिसका नाम ईगल होता है। और ईगल यहाँ पे एल्रिक का डैड भी होता है। और अब वो जैसे ही अंदर इंटर करता है तो सब लोग यहाँ पे सर झुकाने लगते हैं। और रिमरू भी अपना सर झुका नहीं जा रहा होता है, लेकिन सुना और बेनीमारू उसे रोक लेते हैं। रिमरू कहता है कि सच में इसका ऑरा काफी खतरनाक है। और अब ईगल देखता है कि सभी काउंसलर यहाँ पे बंधे हुए हैं मैजिक थ्रेड से, जिसे रिमरू ने बांधा था ताकि वो कहीं पे जा ना सके। लेकिन ईगल ये सबको इग्नोर करता है और रिमरू के पास जाके कहता है कि शायद आप ही डीमन लॉर्ड रिमरू हो। तो रिमरू कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं ही हूँ डीमन लॉर्ड रिमरू। और अब ईगल कहता है कि मैं यहाँ पे इंग्रेसिया के किंग के तौर पे नहीं आया, बल्कि एक फादर की तौर पे आया हूँ, क्योंकि उसके सन यानी एल्रिक ने कुछ मिस्टेक की है, उसके बिहेवियर की माफी मांगने आया हूँ। और वो यहाँ पे सर झुकाता है और कहता है कि मेरी बेटे की वजह से जो भी दिक्कत हुई उसकी मैं माफी मांगता हूँ। जिसपे रिमरू कहता है कि सच में ईगल यहाँ पे काफी जिम्मेदार फादर लग रहा है। फिलहाल अब रिमरू कहता है कि मैं इस टाइम अभी और सवाल पूछूंगा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए वो ईगल को बस इतना कहता है कि कोई बात नहीं, और ये होप करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी ना हो। जिसपे ईगल रिमरू से वादा करता है और साथ ही साथ में वो यहाँ पे गैबन और राइनर को बोलता है, तुम दोनों ने जो करा है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और गैबन, मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न करा है, लेकिन तुम मेरे यहाँ पे ना होने का फायदा उठाते हो। एंड फिर ईगल यहाँ पे गैबन और राइनर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ ब्लैक सूट में बंदे आते हैं जो एक्चुअली में इंग्रेसिया की मिलिट्री के बंदे होते हैं, और उनको देख के राइनर और गैबन दोनों ही शांत हो जाते हैं और शांति से चले जाते हैं। ईगल बताता है कि आज यहाँ पे काफी ज्यादा तमाशा हो चुका है, क्यों ना कल हम काउंसिल को फिर से रिस्टार्ट करें। जिसपे रिमरू हाँ कहता है और अगले दिन का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे रिमरू बताता है कि उसने जितने भी कंडीशन दी थी वो उन लोगों ने मान ली है, क्योंकि वो यहाँ पे वापस रिमरू से फाइट करना नहीं चाहते। और कहता है कि उनमें से 3 डिमांड ये थी कि जो टेम्पेस्ट है उसे ऑफिशियली एक नेशन की तौर से देखा जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि काउंसिल में जो कुछ भी होगा उसका पार्ट एक रिमरू भी होना चाहिए। और तीसरी रिक्वेस्ट ये थी कि काउंसिल की मिलिट्री है उसमें भी रिमरू का एक पार्ट होना चाहिए, ताकि कभी रिमरू को भी जरूरत पड़े तो काउंसिल उसकी हेल्प कर सके। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे ग्लेंडा बेचारी सोच रही होती है कि क्या ये कोई मजाक है, अभी अभी क्या हुआ, मैंने अपनी स्नाइपर स्किल का यूज किया और टारगेट के एग्जैक्ट 20 मीटर की दूरी पे बुलेट थी, और अगर कोई मेरी बुलेट के टारगेट में बीच में आता तो उसकी स्पीड से वो भी नहीं बच पाता, लेकिन वो आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गई। तो क्या ये उसी ने ही तो नहीं किया। डीमन लॉर्ड रिमरू मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो सोई होता है वो अचानक से सीधा ग्लेंडा के पीछे अपीयर होता है और कहता है कि आप सही थे डीमन लॉर्ड रिमरू, सस्पेक्ट यहीं पे है। और फिर वो ग्लेंडा से कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मिशन में फेल होने के बाद भी अभी तक वही जगह पे हो और तुम अपने आप को एक असैसिन कहती हो। और गाइज यहीं पे तेंसुरा की मांगा का लास्ट चैप्टर खत्म होता है और इसके आगे कोई मांगा चैप्टर नहीं है, तो लाइट नोवेल की एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी और उसमें कोई मांगा पैनल नहीं होती है, इसलिए आपको इमेजिन करना होगा कि कौन सा कैरेक्टर है। लेकिन हाँ, ओल्ड कैरेक्टर की मैं फोटोज दिखाऊंगा ही, नोवेल में कैरेक्टर है उनकी कोई इमेजेस नहीं होती, तो एडजस्ट कर लेना। एंड मैं और भी कोई एनिमे एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ, तो कॉमेंट में बताना कि आप कौन सी एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहते हो। एंड बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।